स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो आज हम इतिहास के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी इंटर क्लास में है, यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हड़प्पा सभ्यता को काल के अनुसार समझाइए। इस सभ्यता का काल 2600 ईसी पूर्व से 1900 ईसी पूर्व था। इससे पूर्व की संस्कृति को आरंभिक हड़प्पा तथा इससे बाद की सभ्यता को परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? वे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल कब बने? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये 1872 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल बने थे। कुछ समय पश्चात उनकी नियुक्ति पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक पद पर हुई थी। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इस सभ्यता युग से कांस्य धातु से निर्मित वस्तु और आभूषण मिलने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्रों का विवरण प्रस्तुत करें। तो हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चहुंदड़ो, लोथल, बनावली, नागेश्वर, दलास तथा बालाकोट आदि हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। और भी हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे है कालीबंगा पुरा स्थल का उत्खनन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो कालीबंगा पुरा स्थल का उत्खनन अमलानंद घोष के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा पुरा स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो हड़प्पा पुरा स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा वर्ष 1923-24 में आरंभ किया गया था। लोथल पुरा स्थल की खोज किस वर्ष और किसने की थी? लोथल पुरा स्थल की खोज वर्ष 1954 में रंगनाथ राव जी द्वारा की गई थी। सैंधव सभ्यता की नगर योजना पर प्रकाश डालिए। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर की सड़कें एवं मकान सुनियोजित ढंग से बनाए जाते थे। मकान बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नगर को दो भागों अर्थात दुर्ग एवं निचला शहर में विभाजित किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा क्षेत्र की विशेषताएं बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा क्षेत्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। यहाँ के मकानों में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया। यहाँ से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खाद्यान्न फसलें कौन सी थी? तो गेहूँ, जौ, दालें, सफ़ेद चना तथा तिल हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख खाद्यान्न फसलें थीं जो इस सभ्यता के व्यापक क्षेत्रों में प्राप्त हुई। यहाँ खेती के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था, जिसका उदाहरण बनावली में मिट्टी के हल के प्रतिरूप में प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता के मांसाहारी होने के क्या संकेत थे? तो हड़प्पा सभ्यता के पालतू पशु भेड़, बकरी, बैल आदि थे तथा हड्डियों के साक्ष्यों से यहाँ जंगली प्रजातियों की भी पुष्टि होती है। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्रों में पशु, पक्षी एवं मछलियों की अस्थियां प्राप्त होने के कारण इस सभ्यता में व्यक्ति के मांसाहारी होने के संकेत भी मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन किस प्रकार का था? तो इस सभ्यता के शिल्प में मनके, धातुकर्म तथा मोहरें प्रमुख थीं। मनकों का निर्माण सेल खड़ी आदि से किया जाता था। शिल्प उत्पादन में चहुंदड़ो प्रमुख स्थल था। हड़प्पा सभ्यता में मुद्रांकन का प्रयोग क्यों किया जाता था? किसी अन्य क्षेत्र में भेजी गई वस्तु की सुरक्षा तथा भेजने वाले के विषय में सूचना मिलने के कारण इस सभ्यता में मुद्रांकन का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा मोहरों एवं मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है चहुंदड़ों में मनके बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था? तो चहुंदड़ों में मनके बनाने के लिए विभिन्न धातुओं एवं पत्थरों जैसे जैस्पर, स्फटिक, पक्की मिट्टी, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, तांबे, कांसे और व सोने का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के लोग
लोगों द्वारा माप तौल प्रणाली हेतु किस प्रकार की व्यवस्था की गई थी? तो हड़प्पा की अपनी विकसित माप तौल प्रणाली थी। बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1, 2, 4 आदि थे। बाटों के ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। उत्खनन में धातु से निर्मित तराजू के पड़े भी मिले हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हड़प्पा लिपि चित्रात्मक थी। इस लिपि में 64 मूल चिन्ह एवं 205 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबों की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में घरेलू वस्तु किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा सभ्यता में लोग घरेलू वस्तु पत्थर अथवा मिट्टी से बनाया करते थे तथा विलासितापूर्ण जीवन में कीमती धातुओं का उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई लोग किस प्रकार की धार्मिक पद्धति अपनाते थे? तो वो लोग धार्मिक प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रकार की अपनाते थे। मातृ देवी, आज्ञ शिव, लिंग तथा प्राकृतिक तत्वों की पूजा की जाती थी। मोहरों पर उपस्थित अनुष्ठानिक दृश्यों से धार्मिक आस्थाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा सभ्यता में शासन सुसंगठित था, जिसके कारण प्रशासन अत्यधिक कुशल व उत्तरदायी था। इसी कारण यहाँ सुनियोजित नगर तथा उन्नत सड़कें विकसित हुई थी। भारत में हड़प्पा के स्थलों की सूची बनाइए। तो भारत में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं भांडा, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर, खेतड़ी, हुल्लास आदि थे। धोलावीरा पुरा स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो धोलावीरा का उत्खनन सर्वप्रथम R.S. बिष्ट द्वारा वर्ष 1990 में आरंभ किया गया था। यह गुजरात में स्थित प्रमुख सैंधव स्थल था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो सिंधु सभ्यता की 2 विशेषताएं हैं सुव्यवस्थित एवं उन्नत नगर योजना और जल निकासी योजना। ये थे आपके 22 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके पाठ ईंटों, मनके और अस्थियां से लिए गए हैं। तो ये थे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और भी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। कौन थे प्रश्न हैं? अगला हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिया है, जो कि आपके पार्ट 2 से हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, अभिलेख से आप क्या समझते हैं? अभिलेख से तात्पर्य ऐसे लेख से है जो खंभों, चट्टानों, गुफाओं, तामपत्रों और पत्थरों जैसी कठोर सतह पे खुदे होते हैं। अभिलेख से तत्वकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक राज्यों की विशेषताएं बताइए। तो प्रारंभिक राज्यों की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसमें कुछ राज्य गणराज्य भी थे। कुछ राज्यों में गण तथा संघ में संगठित लोगों के द्वारा शासन किया जाता था। अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। अगला क्वेश्चन है, मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? तो इसके कारण ये थे, इस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ थी, जिस कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। लोहे के आविष्कार ने विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला है, बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे शासकों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है आपका, महापद्म नंद कौन था? तो महापद्म नंद मगध पर शासन करने वाला नंद वंश का अंतिम शासक था। महापद्म नंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य के कौन से क्षेत्र राजनीतिक इकाइयों के बारे में बताते हैं? तो मौर्य साम्राज्य की 5 महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाइयां थी। इनमें एक केंद्रीकृत तथा 4 प्रांतीय राजधानी थी, जिनमें तक्षशिला, उज्जैनी, तौसिली, पाटलिपुत्र एवं सुवर्णगिरी आदि शामिल थी। मौर्य शासनकाल में प्रशासन किस प्रकार का था? तो मौर्य काल में शासन निम्न प्रकार का था। इसमें कार्यपालिका एवं न्यायपालिका जैसे महत्वपूर्ण तत्व समाहित थे। मंत्रिपरिषद का चुनाव चरित्र के अनुसार किया जाता था। प्रांतपति को कुमार तथा आर्यपुत्र कहते थे और प्रांतों का विभाजन मंडलों में किया गया था। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था?
तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसका अन्य नाम चाणक्य तथा विष्णुगुप्त भी था। मैगस्थनीज कौन था? तो मैगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था जिसे यूनानी शासक सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के नगर प्रशासन के बारे में बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के नगर प्रशासन की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। नगर का प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमोई होता था। जिले के प्रमुख अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। नगर प्रशासन में 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य की राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य राजस्व प्रशासन विस्तृत एवं केंद्रीकृत था। राजस्व में कृषि की दर 1/4 से लेकर 1/6 तक थी। प्रमुख मौर्यकालीन कर, प्रलय, बलि, विविध, रज्जु, तरदेव, शुल्क आदि थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो आपके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं।